पहले हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के बारे में। एक एक मैं लिखता जाऊंगा और एक एक जो है आपके दिमाग में सेट होता चला जाएगा। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी को हेड कर रहे थे KM मुंशी, ठीक है ना। अब बिजनेस कौन चलाता है? मुंशी लोग ही चलाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो बिजनेस का जो लेखा जोखा होता है वो कौन करता है? मुंशी। तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी कौन थे आपके? उसमें हेड कर रहे थे आपके KM मुंशी। फिर हम बात करते हैं लैंग्वेज कमेटी के बारे में। लैंग्वेज कमेटी की अगर मैं बात करूं तो ये थे आपके मोतुरु सत्यनारायण। मोतुरु सत्यनारायण। अब ये देखो नारायण, अब सिंपल सा इसको फंडा ऐसे याद रखो कि भाई जो नारद मुनि थे वो नारायण नारायण करते रहते थे, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो लैंग्वेज और सत्यनारायण, तो नारायण या लैंग्वेज कमेटी को कौन हेड कर रहे थे आपके? मोतीरू सत्यनारायण। बिजनेस मुंशी, लैंग्वेज सत्यनारायण, ठीक है। नारद मुनि, नारायण नारायण, वेरी स्वीट लैंग्वेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउस कमेटी के बारे में। हाउस कमेटी को कौन है? हाउस कमेटी है पताभी सीतारमैया। हाउस में हेड कौन होता है? पिता। तो इसको ध्यान में रखना कि भाई हाउस में जो है आपके होते हैं हेड कौन? पिता। तो पिता भी सीतारमैया। फिर हम बात करेंगे कमेटी ऑफ फंक्शन। ध्यान से सुनना, कमेटी ऑफ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कमेटी फॉर द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके कौन थे? GV मावलंकर। अब मान लो कि अभी श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है, तो श्रीलंका में मान लो कि अभी क्राइसिस चल रहा है, न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा। समझ में आया? तो भाई फंक्शन कराने के लिए हमें क्या चाहिए? फंक्शन कराने के लिए हमें चाहिए नया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो लंका मावलंकर, समझ में आया आपको? फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान में रखना है नेशनल फ्लैग कमेटी। नेशनल फ्लैग कमेटी। अब सिंपल सा देखो, जब फ्लैग लहराता है तो बहुत खुशी मिलती है, ठीक है ना। जब फ्लैग, अच्छा उससे पहले देख लो स्टीयरिंग कमेटी भी है। स्टीयरिंग कमेटी हो गया, और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये कौन थे आपके? ये थे आपके राजेंद्र प्रसाद। ये क्या था? ये राजेंद्र प्रसाद। इसको ध्यान से देखो। नेशनल फ्लैग की अगर मैं बात करूं तो देखो, जब लहराते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद मंदिर में भी जाते हो तो भाई खुशी मिलती है, क्योंकि वहां पे क्या मिलता है? आपका प्रसाद मिलता है। तो फ्लैग से खुशी मिलती है, अब मंदिर में भी खुशी मिलती है, ठीक है ना। स्टीयरिंग, आपने गाड़ी खरीदी, आप कहाँ जाओगे? मंदिर जाओगे, मंदिर में क्या मिलेगा? प्रसाद मिलेगा, ठीक है ना। तो फ्लैग, स्टीयरिंग और प्रोसीजर, जब आप प्रोसीजर फॉलो करते हो, डिसिप्लिन फॉलो करते हो, तो भी आपको खुशी मिलती है। तो खुशी से आपको ध्यान में रखना है प्रसाद। बहुत बहुत मैं बोलूंगा कि बहुत लॉजिकल ना हो, बट डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन सम वे और दी अदर, कि जिससे आप चीजों को याद रख पाए, ठीक है ना। तो फ्लैग हो गया, स्टीयरिंग हो गया, प्रोसीजर हो गया, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। और अगर आपको नहीं वो जम रहा है तो आप जो है इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे में क्या होगा कि आपको याद रख लोगे आप लोग। फिर हम बात करेंगे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यूनियन पावर कमेटी। फिर मैं बात करूंगा आपके स्टेट्स कमेटी। इसको कौन देख रहे थे? नेहरू आपके देख रहे थे। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई यूनियन और स्टेट, इसको कौन देख रहे थे? आपके नेहरू देख रहे थे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि भाई स्टेट कमेटी और ये थी आपकी नेगोशिएटिंग कमेटी विथ स्टेट्स, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विथ स्टेट्स। अब ये तो आपको बेसिक पता है कि भाई इंटीग्रेशन में किसका सबसे बड़ा हाथ था? वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है ना। वल्लभ भाई पटेल का आपका हाथ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो इसी में आपको ध्यान में रखना है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी।
उसके बाद क्या है, एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी किसके लिए, फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। तो इनको भी कौन हेड कर रहे थे, आपके वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो प्रोविंशियल का मतलब आपका स्टेट्स हो गया, तो नेगोशिएटिंग वाला आपको ध्यान में रखना है, वो कौन कर रहे थे, वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी कमेटी, फंडामेंटल राइट्स, ट्राइबल, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स में, वो क्या था, वो थे आपके जेबी कृपलानी। अब देखो फंडामेंटल राइट कृपा से मिलता है, फंडामेंटल राइट जो कि स्टेट के अगेंस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर स्टेट गारंटी करता है, तो उसको वो कृपा से मिलता है। तो फंडामेंटल राइट कृपा से मिला, तो कौन क्या हो गया, जेबी कृपलानी आपका हो गया। फिर हम बात करेंगे माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज में कौन थे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। अब देखो माइनॉरिटीज के बहुत नखड़े होते हैं, ठीक है ना, तो हम वादा करते हैं फिर हम मुखर जाते हैं, समझ में आया। तो माइनॉरिटीज और मुखर जाना, क्योंकि हम इलेक्शन के टाइम में बहुत चीजें बोल देते हैं और बाद में जो है हम मुखर जाते हैं, ये आपको क्लैरिटी मिल गई। फिर मैं बात करूंगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के बारे में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के बारे में। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर आपका ट्राइबल हो गया, आपका असम हो गया, ठीक है ना। तो इसको हेड कर रहे थे कौन, इसको कर रहे थे गोपीनाथ बरदोलोई। ये क्या है, बरदोलोई को ध्यान में रखना, बॉर्डर से, ठीक है ना। तो ये सारा एरिया आपका कैसा है, बॉर्डर एरिया पे है। तो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल ये वाला कौन था आपका, आपके गोपीनाथ बरदोलोई, बॉर्डर। फिर एक्सक्लूडेड, ध्यान से सुनना वर्ड्स को, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज। फिर मैंने क्या बोला, अदर देन आसाम, ये कौन था, ये था आपका एवी ठक्कर। वो वाला गाना तो सुना ही होगा, ठुकरा के मेरा प्यार, ठीक है ना। तो ठोकर खा लिया, तो ये आपका धोखा मिल गया, और धोखे खाने के बाद इंसान कहाँ चला जाता है, आइसोलेशन में, या फिर वो हो जाता है एक्सक्लूड। तो एवी ठक्कर। तो इस तरीके से जो है आपके जितने भी कमिटीज के नाम थे मैंने आपको याद करा दिए हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला ये आपका होता है पार्ट 1। तो पार्ट 1 बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, ठीक है ना। पार्ट 2 जो है ये बात करता है सिटीजनशिप के बारे में, ठीक है ना। अब देखो देश के, क्या बोला मैंने, देश के दो टुकड़े, देश के दो टुकड़े, इसीलिए क्या, देश के जब दो टुकड़े हुए तो सिटीजन्स क्या थे, कंफ्यूज थे। तो पार्ट 2 में क्या आ जाएगा, पार्ट 2 में आपका आ जाएगा सिटीजनशिप। पार्ट 3 की अगर मैं बात करूं, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A आपको मिलेगा फंडामेंटल राइट, फिर आपको मिलेगा डीपीएसपी, और फिर आपको मिलेगा फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या है ये, आपको इसको ध्यान में रखना है, 34 लाख की एफडी। तो 34 फंडामेंटल राइट, 4 डीपीएसपी, और एफडी का मतलब क्या हो गया, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। उसके बाद या फिर आप इसको भी ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई जो ए सेक्शन वाले होते हैं किसी भी क्लास में वो ज्यादा ड्यूटी निभाते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 यूनियन टेरिटरी, उसके बाद देश के टुकड़े हो गए, सिटीजन कंफ्यूज थे। तो पार्ट 2, पार्ट 3 34 लाख की एफडी। फिर मैं बात करूंगा पार्ट 5 की, पार्ट 5, पार्ट 6 और पार्ट आपका हो गया 7। पार्ट 6 की अगर मैं बात करूं तो ये आपका हो गया द यूनियन। अपने युवराज ने, यूवी ने 6 छक्के मारे, तो या फिर यूवी, आपको इस तरीके से ध्यान में रख लो, यूवी यूनियन, और यू स्टैंड्स फॉर व्हाट, यूनियन। तो वी है आपका, ये क्या है आपका वी, तो यूवी। तो समझ में आ गया आपको। 6 की अगर मैं बात करूं तो 6 कितना होता है, 6, या फिर क्या आप बोल दो इसको 6 स्टेट्स, ऐसे से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हो, 6 स्टेट्स। पार्ट 7 की अगर मैं बात करूं, इसको रिपील कर दिया गया है, इट हैज बीन रिपील्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट से। तो लकी नंबर था, बट हमारा देश जो है वो लकी नहीं था, तो 7th को इसलिए क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। फिर मैं बात करूंगा पार्ट 8 के बारे में। तो पार्ट 8 आपका क्या है,
पार्ट 8 बात करता है यूनियन टेरिटरीज के बारे में, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है, सबसे पहले यूनियन हो गया, फिर स्टेट हो गया, फिर हम बात करेंगे इसके यूनियन टेरिटरीज के बारे में। पार्ट 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट 9 बात करता है पंचायत के बारे में, ठीक है ना। पार्ट 9 जो है वो बात करता है पंचायत के बारे में, ठीक है ना। अब देखो 9 जो है अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग दिखता है, तो सेम हालत है पंचायत की, ठीक है। 9 जो है अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग दिखता है, तो सेम हालत है पंचायत की। हमें पता है कि पंचायत की कंडीशन जो है इंडिया में उतनी अच्छी नहीं है। हम बात तो करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, बट हमें वो सब चीजें उतनी ढंग से फ्रेमवर्क में नहीं आई है। फिर बात करेंगे म्युनिसिपैलिटी की, तो ए, तो आपको ध्यान में रखना है पार्ट 9 और पार्ट 9A, ठीक है। यहाँ पे आपका एक और आपका जुड़ गया है, वो है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की अगर मैं बात करूं, देखो स्कूल में सेक्शन बी वाले काफी ज्यादा कोऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। स्कूल में ए वाले क्या होते हैं, ए वाले ड्यूटी निभाते हैं, बी वाले क्या होता है भाई, वो कोऑपरेट करते हैं। फिर हम बात करेंगे पार्ट 10 के बारे में। तो पार्ट 10 जो है ये आपका है द शेड्यूल एंड व्हाट, ट्राइबल एरियाज, ठीक है ना, ट्राइबल एरियाज। अब देखो इसको ऐसे ध्यान में रखना है, ये लोग 0 पे हैं, ठीक है ना, और इसको हमें क्या लेके जाना है, ये लोग 0 पे हैं, इसको हमें 1 पे लेके जाना है। तो पार्ट 10 बोलने का मतलब ये है कि भाई शेड्यूल ट्राइब और इन सब का बहुत बुरा हाल है, कहते हैं कि हम इनको 1 पे लेके जाएंगे, पर ये लोग 0 पे हैं। समझ में आया आपको। तो शेड्यूल हालत बहुत टाइट है, तो इसीलिए 10 0 से 1 पे लेके जाएंगे, 1 और 0। इससे जो है आपको पार्ट 10 मैंने आपको याद करा दिया होगा। थोड़ा सा हेवाई है बट इट्स ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट 11 के बारे में। तो पार्ट 11 जो है ये बात करता है, देखो पार्ट 11 बात करता है रिलेशन बिटवीन यूनियन और स्टेट्स। एक और एक मिलके रिलेशन बनता है, तो यू और एस, एक और एक मिलके रिलेशन बनता है, तो पार्ट 11 क्या हो गया, यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशन। फिर पार्ट 12 की अगर मैं बात करूं, ये बात करता है फाइनेंस के बारे में। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स के बारे में। अब देखो जब आदमी के पास पैसा बहुत आ जाता है, वो कहाँ जाता है, बार, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है, बार, पैसा आ जाता है बार, और बार जाके वो क्या करता है, बार जाके वो पीता है बियर। तो ये आपको ध्यान में रखना, 12 यानी कि मीन्स 12। तो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट जो है कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका उसमें, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे 13 में। 13 में जो है देखो बात करेगा ट्रेड। फिर हम बात करेंगे कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब ट्रेड में क्या होता है, ट्रेड में होता है घाटा, होता है ना। अब इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। इसमें तेरा घाटा, तो तेरा मीन्स व्हाट, 13। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट 14 के बारे में। पार्ट 14 जो है ये बात करता है सर्विसेज अंडर द यूनियन प्लस स्टेट्स के बारे में। अब आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है कि भाई चंडीगढ़ में क्या है आपकी, पंजाब यूनिवर्सिटी, क्या है चंडीगढ़ में, पंजाब यूनिवर्सिटी है। और ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पे है, ये है आपकी सेक्टर 14 में। और इस सेक्टर में जो है लोग तैयारी करने जाते हैं किसकी, सिविल सर्विसेज की। तो पार्ट 14 सिविल सर्विसेज, चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी, सेक्टर 14, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट 14A। ये बात करता है ट्राइब्यूनल्स के बारे में, कि भाई अब सर्विसेज में अगर झगड़ा हो रहा है तो उसके निपटाने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है ट्राइब्यूनल, ठीक है, ओके। फिर हम बात करेंगे पार्ट 15 के बारे में। ये आपका हो गया क्या, इलेक्शन। अब वी का साइन आप तभी दिखाते हो ना जब आपको विक्ट्री मिलती है, तो वी साइन इलेक्शन में जीत के बाद जो है दिखाया जाता है। तो पार्ट 15 क्या हो गया, इलेक्शन आपका हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट 16। पार्ट 16 बात करता है स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू सर्टेन क्लासेस। क्या बोला, स्पेशल प्रोविजन
with respect to certain classes। अब ध्यान में देखो 16 है ना। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें, ठीक है ना, अब देखो ये आपका है 10, ये हो गया 16, समझ में आया। और 10 में हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको ध्यान में होगा 10 पे हमने क्या पढ़ा था, 10 में हमने ये रहा शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल एरियाज हमने पढ़े थे, द शेड्यूल एंड द ट्राइबल एरिया के बारे में। तो यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन क्लासेस, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो एससी एसटी, इससे भी आप जो है याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट 17 के बारे में। पार्ट 17 जो है वो बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। अब यहाँ पे देखो चंडीगढ़ में फिर बात करेंगे चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में मैं बात करता हूँ सेक्टर 17 की। तो चंडीगढ़ सेक्टर 17 में बहुत सारे आपको बहुत फेमस जगह, बहुत एक मार्केट प्लेस है। अब यहाँ पे आपके बहुत सारे लैंग्वेज के कोर्स किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अगर आइल्स की, इन सबके तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको आइल्स के मिल जाएंगे। तो चंडीगढ़ 17 सेक्टर 17 लैंग्वेज, तो उससे आपको ध्यान में रखना है पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा पार्ट 18 के बारे में। पार्ट 18 जो है ये बात करता है इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। अब देखो 18818 को ऐसे लिखते हैं ना, 2 बार 0, 2 बार 0 से ये तो ऐसे 1 बार 0, 2 बार 0, तो 2 जीरोस, तो 2 0 का मतलब क्या हो गया भाई, इमरजेंसी लग गई, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखो भाई, 2 जीरोस हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, 0 आपका क्या लग गया, इमरजेंसी आपका लग गया, ठीक है। आप लोग अभी शायद इस पे हंस रहे होंगे, बट ट्रस्ट मी, यही छोटी छोटी चीजें जो हैं आपको याद आएंगी। पार्ट 19 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको कुछ मिसलेनियस आपको देखने को मिलेगा। पार्ट 20 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हो सकता है अमेंडमेंट के बारे में जो है बात किया जाएगा कि भाई अमेंडमेंट आपका क्या है। और अमेंडमेंट हमें मिलता है आर्टिकल 368, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। बेसिकली वो डिबेट है इसी को लेके, आर्टिकल 13 वर्सेस आर्टिकल 368 के बीच में, समझ में आया। आर्टिकल 13 बात करता है लॉ के बारे में, और 368 बात करता है किसके बारे में, अमेंडमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखना है। पार्ट, तो ये आपका क्या हो गया, 2 काटा हो गया, तो भाई चेंज करना पड़ेगा ना। जब 2 क्रॉस हो गए तो अपनी आदत को चेंज करना पड़ेगा, समझ में आ गया। काटा मतलब गलती होगी तो चेंज करना पड़ेगा, तो अमेंडमेंट हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट 21 के बारे में। तो पार्ट 21 बात करता है टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस के बारे में। तो आपको ये ध्यान में रखना है क्या कि 21 साल की एज में, क्या बोला, 21 साल की एज में स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करता है, वो टेम्पररी जॉब ज्वाइन करता है, नया नया जोश रहता है। तो स्टूडेंट जो है वो क्या करता है, वो टेम्पररी जॉब ज्वाइन करता है। ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पार्ट 22 के बारे में। अब यहाँ पे आपको देखो, ये आपका हो गया शॉर्ट टाइटल, या फिर आप बात करोगे कमेंसमेंट के बारे में, या फिर आप बात करोगे अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सा फंडा है, जो हट गया वो लास्ट में आएगा। शॉर्ट टाइटल हटा दिया गया ना कि भाई कोई भी जो है वो नहीं लगा सकता, तो जो भी आएगा उसको लास्ट में डाल दिया जाएगा। और लास्ट की चीजें या फिर बची हुई चीजें कहाँ जाती है, डस्टबिन के अंदर। तो इससे जो है पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल लास्ट की चीजें हैं, ठीक है। तो विद दिस हमारे 2 चीजें हमारे हो गए। हमने पार्ट्स और शेड्यूल्स को, सॉरी, हमने पार्ट्स को हमने और कमिटीज को जो है हमने आपका लर्न कर लिया है। अब हमने, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपकी कुछ शेड्यूल्स हैं, ठीक है। आपके कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा शेड्यूल 1 के बारे में। तो शेड्यूल 1 जो है टॉक्स अबाउट द लिस्ट ऑफ द स्टेट्स प्लस टेरिटरीज के बारे में, टेरिटरीज के बारे में। शेड्यूल 2 की अगर मैं बात करूं तो शेड्यूल 2 जो है ये बात करता है सैलरी से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, जैसे कि आपका हो गया क्या, पैसा। भाई 2 तारीख को सैलरी आ जानी चाहिए, समझ में आया।
तो यूजुअली सैलरी जो है 2 तारीख की आ जानी चाहिए, और ये सैलरी बात करता है उनकी, ठीक है ना, उन ऑफिशियल्स की जिन्होंने होल्ड करके रखा है क्या, पब्लिक ऑफिस। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना। थर्ड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं बात करूंगा ओथ एंड अफर्मेशंस के बारे में, ओथ एंड अफर्मेशंस के बारे में, ठीक है ना, कि भाई 3 लोगों ने जो है क्या खाई है, 3 लोगों ने कसम खाई है, ठीक है ना। शेड्यूल 4 की अगर मैं बात करूंगा तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा और यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। तो चार को आप बात कर सकते हो, चेयर सिमिलर है, और आप बात करते सकते हो सीट, और ये किसकी बात कर रहे हैं, राज्यसभा की सीट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 4 चेयर सीट राज्यसभा। फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये बात करता है एंटायर इंडिया के बारे में, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। फिर मैं बात करूंगा शेड्यूल 6, ये बात करता है ATMM। तो क्या है, मेघा, देखो असम, ये आपका क्या हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब यहाँ पे एम से ना मणिपुर बड़ा कंफ्यूज होता है, ध्यान में रखना है क्या, कि मेघा रम लेने जा रही है और वो आसान नहीं है, क्या बोला, मेघा रम लेने जा रही है पर वो आसान नहीं है, तो आसाम ATMM, तो ये आपका है रम से ध्यान रखना, मिजोरम, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट मैं बात करूंगा शेड्यूल 7 के बारे में। शेड्यूल 7 की अगर मैं बात करूं तो आपका ये हो गया द यूनियन स्टेट, प्लस हम इसमें बात करेंगे कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और 7 को अगर मैंने कहा था अगर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि इस इंडियन जो है जो 7 है वो आपका अनलकी रहा है, ठीक है ना, तो इससे जो है 7 आपका अनलकी है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, बंटवारा जो है हमें देखने को मिल रहा है, यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट, और हमें देखने को मिल रहा है क्या, बंटवारा, तो इसीलिए इनके बीच में क्या है, बंटवारा। शेड्यूल 8 की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान में होगा शेड्यूल 8 ये बात करता है किसके बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है। कितने लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेड्यूल 9 के बारे में। तो शेड्यूल 9 क्या है, शेड्यूल 9 एक रूम है कि जिसमें हम किसी भी एक्ट को रख सकते हैं और उस रूम के अंदर जुडिशरी जो है नहीं आ सकती। तो शेड्यूल 9 के अंदर हमने जुडिशियल रिव्यू के बाहर चीजों को रखा है। शेड्यूल 10 आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, ये बात करता है एंटी डिफेक्शन के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो आपने सुना होगा आया राम गया राम, नहीं सुना होगा तो आप लोग सुन लोगे, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे शेड्यूल 11 की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे पंचायत कि भाई क्या क्या काम करेगी। तो अराउंड 29 मैटर्स जो हैं पंचायत को जो है दे रखा है। और लास्ट हमारा शेड्यूल वो हम बात करेंगे शेड्यूल 2 के बारे में, दिस इज नथिंग बट म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है ना। तो म्यूनिसिपैलिटी टॉक्स अबाउट, इनके पास अराउंड कितने मैटर्स हैं, इनके पास अराउंड 18 मैटर्स हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ आपकी बेसिक एंटी डिफेक्शन, आया राम गया राम, शेड्यूल 11 पंचायत, शेड्यूल 12 म्यूनिसिपैलिटी, शेड्यूल 9 ध्यान में रखना है इसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है इससे क्या हो रहा था कि जुडिशरी का इंटरफेरेंस आपका बढ़ रहा था, जो भी एक्ट सरकार बना रही थी जुडिशियल रिव्यू आपका हो रहा था, तो इसीलिए ऐसा स्कोप बनाया गया कि भाई कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसमें जुडिशरी जो है इंटरफेयर नहीं कर पाए। शेड्यूल 7 अनलकी था इंडिया के लिए, पहले भी हमने देखा था क्योंकि वो हट गया था, ठीक है ना, अनलकी था, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, बंटवारा जो है हमें देखने को मिला। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बीच में जो है हमें बंटवारा देखने को मिला है, ठीक है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट से जो